वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मेरे पास जो बोर्ड आया है वो लेनोवो का बोर्ड है और इसे मुझे बताया गया है कि नो पावर का केसेस है इसमें। ठीक है, इसका पार्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 2030131। लेनोवो का मदरबोर्ड है और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि इस मदरबोर्ड में ऑन बोर्ड रैम लगी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो ये कुछ जो मुझे आर्किटेक्चर के हिसाब से नज़र आ रहा है, इस सीपीयू को अगर बिग साइज़ देखकर आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये 10th या 11 जनरेशन का बोर्ड होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये कौन सी जनरेशन का बोर्ड है। पहले मैं इसका एसआर नंबर चेक कर लेता हूँ, SRK08। चलिए एक बार हमारे स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको देखेंगे एक बार गूगल में सर्च करके। SRK08 मतलब कौन सी जनरेशन का इसका सीपीयू है और कौन सा इसका सीपीयू। चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। इसका हमें SRK08 ये एसआर नंबर है इसका सीपीयू का। अगर आपको मैं सही नंबर मैंने डाला हुआ है SRK08, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो यहाँ पर इंटेल कोर i3 है और 1115, मतलब ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपको ये i3 सीरीज का सीपीयू है और ये 11 जनरेशन का है। यानी कि जो बोर्ड है वो 11 जनरेशन का बोर्ड है जो हम आज रिपेयर करने जा रहे हैं। तो हर बार की तरह जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि मदरबोर्ड नो पावर के केसेस में होता है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बार सभी कॉइल्स के इम्पीडेंस लेता हूं और उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए पहले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और बोर्ड पर हम देखेंगे इसके एक्चुअल का अभी स्टेटस क्या है। मैं अपनी डीसी को कनेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर अपना मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने डीसी कनेक्ट कर ली है और मेरा मल्टीमीटर भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। चलिए मल्टीमीटर फ़िलहाल के लिए मैं ऑफ़ कर देता हूँ और डीसी को आप मेरी देखते रहिएगा। मैं ये इसका प्लग जो है कनेक्ट कर देता हूँ और मदरबोर्ड में आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर इन आर्किटेक्चरों में सीमोस नहीं होती है तो वन टाइम ऑन होता है मदरबोर्ड। लेकिन अगर आप मेरी मशीन की तरफ देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 003, यानी कि ये अभी मशीन ऑन नहीं हो रही और यहाँ पर आपको एक नोवो बटन नज़र आ रहा होगा। इसे मैं अगर ट्रिगर करूँ तो आप कंडीशन देखिए डीसी की तरफ, आप देखिए मशीन अभी ऑन नहीं हो पा रही है। तो मैं हर बार की तरह आपको बताता हूँ कि जब भी कोई भी मदरबोर्ड आपके पास रिसीव होता है, डिपेंड नहीं करता वो आर्किटेक्चर कौन सा है। लोगों का कई बार ये कहना होता है कि लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड हम कैसे रिपेयर करें, तो मैं आपको आज बता दूं कि चाहे वो लेटेस्ट जनरेशन हो, 12 जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन, बोर्ड जनरेशन कोई सा भी हो, लेकिन अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहला फंडामेंटल मेरा जो अप्लाई करता हूँ वो यही रहता है कि सभी कॉइलों पे इम्पीडेंस लेना। और इससे ये पता चल जाता है कि अगर किसी कॉइल पे शॉर्टिंग है तो पहले वो शॉर्टिंग को क्लियर करें, देन उसके बाद आपका बोर्ड रिपेयर हो जाएगा अगर शॉर्टिंग है तो। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो डिपेंड करता है, अलग अलग आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि अगर फर्स्ट जनरेशन से अगर आप फोर्थ जनरेशन तक की बात करें तो लगभग सिमिलर पैटर्न रहता है रिपेयर करने का। वही सिक्स जनरेशन से लेके 10th और 8 जनरेशन, सिक्स जनरेशन से 10th जनरेशन तक की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं सेम पैटर्न है। अब 11th और 10th जनरेशन में थोड़ा सा सीक्वेंस जो है कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि इसका एसआर नंबर आपको पता चल चुका होगा कि 11 जनरेशन का ये सीपीयू है। तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता मेरे लिए कि 11 है या 10th है, मेरा सीधा सा फंडामेंटल यही है। चलिए मैं मीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक एक कॉइल की इम्पीडेंस ले लेता हूँ। डीसी का यहाँ काम नहीं है तो मैं फ़िलहाल अभी डीसी को ऑफ कर दिया है मैंने। ठीक है, चलिए
मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, मैंने डायोड रेंज पे रखा हुआ है, ठीक है। सभी कॉइल के इम्पीडेंस लेता जाऊंगा, आप मेरी मल्टीमीटर की तरफ मार्क करते रहिएगा। ये कॉइल लगभग ठीक है मुझे नज़र आई। और यहाँ पर एक कॉइल है, ये भी मुझे हेल्दी नज़र आ रही है। ये एक कॉइल है, ये भी मुझे हेल्दी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक ये कॉइल है, ये भी मुझे हेल्दी नज़र आई। और ये यहाँ पर इसकी आई थिंक बीसीसी कोर होगी, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है। और यहाँ पर एक कॉइल नज़र आ रही है, ये भी ठीक है। लगभग यहाँ पर सभी ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बायोस की 8 नंबर चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस अगर जाहिर करूं तो यहाँ पर ये इसकी स्टैंड बाई है, और मुझे स्टैंड बाई के यहाँ पर हेल्थ जो है बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है बायोस की 8 नंबर पर, ठीक है। यहाँ मदरबोर्ड में कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है, पीछे कोई कॉइल नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब मेरा जो प्रोसेस है इसको बोर्ड को चेक करने का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरेशन कोई सी भी हो मैटर नहीं करती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको यहाँ देखा होगा आपने कि मल्टीमीटर जैसे ही मैंने कनेक्ट किया और आपने देखा कि सभी पर कॉइल्स पे किसी के भी लो इम्पीडेंस नहीं मिले। अब जैसे ही मैंने डीसी कनेक्ट करी तो डीसी के साथ में 80 के करीब, तो आपने डीसी में देखा कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी वो 80 के करीब अराउंड जा रही थी, मतलब ऑन हो रही है मशीन, मतलब प्रॉपर ऑन नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्विक काम करना चाहते हैं, फास्ट काम करना चाहते हैं, अगर मदरबोर्ड को फास्टली रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको इसका कुछ सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसके अभी मशीन के जो इसके एक्चुअल में मशीन ने जो एम्पेयर कंज्यूम किए उसके हिसाब से मैं सही समझ रहा हूँ, तो इसकी स्टैंड बाई तो एटलीस्ट बनी रही होगी। और आई थिंक मेरे ख्याल है इसमें जो 1 वोल्ट ऑलवेज़ है। और मैं आपको बता दूं कि 11 जनरेशन में कुछ कुछ आर्किटेक्चर में 1 वोल्ट ऑलवेज़ ख़त्म कर दी गई है। 1 वोल्ट ऑलवेज़ की जगह उसे सीपीयू वीसीसी कोर के लिए यूज़ कर ली गई है, और 1.8 यहाँ पर रह गई है। मतलब जहाँ पर 8 जनरेशन या 6 जनरेशन या 10 जनरेशन तक अगर आप चेक करते थे कि आपका 1.8 वोल्टेज और 1 वोल्ट ऑलवेज जो कि पीसीएच की वीसीसी सप्लाई हुआ करती थी, वो इन्होंने 11 जनरेशन में कुछ कुछ मॉडलों में हटा दी है। जैसे कि मैं इस आर्किटेक्चर में अगर मैं देख रहा हूँ जो कि कॉइल्स कुछ कम नज़र आ रही हैं, तो मैं सही समझ रहा हूँ इसमें 1.8 है, 1 वोल्ट ऑलवेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वीसीसी कोर के लिए यूज़ कर ली गई है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसको कनेक्ट करते हैं डीसी के साथ, और उसके बाद देखेंगे क्या हमारी स्टैंड बाई बन रही है, क्या मेरी 1.8 बन रही है। अगर 1.8 और मेरी स्टैंड बाई बन रही है तो फिर मुझे जाना पड़ेगा किसी और की तरफ। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फिर क्विक फास्ट काम कर सकते हैं बोर्ड को रिपेयर करके। चलिए मैं डीसी को कनेक्ट कर लेता हूं। इसमें डीसी कनेक्ट कर ली है, मल्टीमीटर का हमारा कोई काम नहीं है, इसे हटा देते हैं। और डीसी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार डीएसओ को कनेक्ट करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कौन कौन सी हमारी स्टैंड बाई सप्लाई बन पा रही हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए मैं डीसी को डीएसओ को एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे डीएसओ कनेक्ट कर ली है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे डीएसओ आपको नज़र आ रही होगी। और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी कौन कौन सी सप्लाई मदरबोर्ड में बन रही है, ठीक है। तो मैं एक बार मदरबोर्ड को नोवो बटन की मदद से एक बार इसको ट्रिगर कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा मदरबोर्ड ऑन हो गया है, ट्रिगर कर दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ, ठीक है, ये स्टैंड बाई लगभग बन रही है, ठीक है। ऑफ हो गया है, शायद दोबारा ऑन होगा, देखता हूँ मैं, दोबारा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन रही है और इस साथ में ये भी बन रही है,
और ये भी बन रही है, ठीक है। यानी कि ये आई थिंक 3 वोल्ट है और आई थिंक ये ऑफ हो गया है। मैं एक बार DSO को और कनेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर ये हम देख लेते हैं, एक बार फिर से ऑन करूँगा मैं, ये बार बार ऑफ हो जा रहा है। ये हमारी लगभग 5 वोल्ट है और मुझे एक बार, चलिए मैं एक बार और ऑन करूँगा मदरबोर्ड को, ठीक है। ये ऑन हो गया है और देख लेते हैं कौन सी बन रही है, ठीक है। इस पर कुछ नहीं है, क्या इस पर है? ठीक है, ये भी एक है कोई सप्लाई, ये भी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ हो गया फिर से, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। और क्या यहाँ पर ये देखिए, ये लगभग मुझे लगता है आई थिंक 1.8 होना चाहिए। मैं फिर से ऑन करता हूँ, एक बार श्योर करूँगा मैं कितनी वोल्टेज है, एक बार, ठीक है। ठीक है, ये लगभग 1 वोल्ट, हाँ ठीक है, 1.8 के समथिंग ये वोल्टेज है। और मैं अगर आपको बायोस की एक कंडीशन दिखाऊं तो बायोस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर बायोस है। एक बार ऑन करूँगा मैं फिर से, ये बायोस की इसकी VCC पिन है, यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर क्लॉक, फिर से दोबारा से ऑन करूँगा मैं, फर्स्ट टाइम देखिएगा, जो बायोस की 5 नंबर पिन है जो कि डेटा इन की पिन कहलाती है, इस पर आप देखिएगा, ट्रिगर किया, कोई भी इस पर मूवमेंट नज़र नहीं आई, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्लॉक की बात करूँ अगर 6 नंबर पिन की, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नज़र नहीं आया। अगर मैं 2 नंबर पिन की बात करूँ डेटा आउट की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये पिन हाई है ऑलरेडी, मैं एक बार ऑफ करता हूँ इसको, आई थिंक नो बटन से ऑफ़ नहीं हो रही है, मैं दोबारा से प्लग निकाल के लगाता हूँ और इसको, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी कोई हरकत नहीं। और पिन नंबर 1 जो कि चिप इनेबल या चिप सेलेक्ट कहलाती है, यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं हो रही है, मतलब कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। अब इस केस में यानी कि मैंने जो आपको बताया, यहाँ पर मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑन ना होने की कंडीशन में यहाँ पर हमारी स्टैंड बाई बन रही है जो कि 3 और 5 होती है, 1.8 बन रही है जो कि 1.8 ऑलवेज होती है, बन रही है। इसके बाद तमाम हमारा मदरबोर्ड ऑन होने का प्रोसेस होता है। हमें चेक करना पड़ता है RTC सेक्शन, RTC सेक्शन के बाद हमें जाना पड़ता है IO की तरफ, IO की तरफ अगर हमारी IO सही है तो फिर हम जाएंगे किसकी तरफ, बायोस की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अगर फास्ट और क्विक काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको, अगर बायोस पर याद रखिएगा हमेशा जनरेशन मैटर नहीं करती, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, अगर बायोस की VCC है और अगर मदरबोर्ड डेड कंडीशन है तो सबसे पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप बायोस को प्रोग्राम करें। हालांकि यहाँ पर बायोस किसी ने की है लेकिन शायद चली नहीं। यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बायोस को एक बार प्रोग्राम करेंगे। अगर बायोस से नहीं हुआ तब मैं चलूँगा किसकी तरफ, पहले RTC की तरफ, फिर मैं चलूँगा आपका IO की तरफ, फिर तमाम जो भी कम्युनिकेशन होता है PCH के साथ और IO के साथ वो हम चेक करेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं बायोस को एक बार प्रोग्राम करने की तरफ, प्रोग्राम करके देखते हैं। चलिए बायोस चिप में निकाल लेता हूं और इसको एक बार प्रोग्राम करके देखते हैं। बायोस प्रोग्राम करते समय इस बात का ध्यान रखें, इस तरह की जो बायोस होती है अगर इन पर हीट अगर ज़रूरत से ज़्यादा पड़ गई तो बायोस चिप ख़राब हो जाती है। तो याद रखिए, केयरफुली इसको हीट करें। बायोस जब प्रोग्राम करें इस बात का कंफर्मेशन कर लें कि अगर आपकी VCC बायोस पर है, चाहे वो 1 वोल्ट 1.8 हो, चाहे वो 3 वोल्ट हो, अगर वो अवेलेबल है
तभी आप बायोस प्रोग्राम करें, अदरवाइज़ बायोस प्रोग्राम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसकी वीसीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए ये मेरे पास छोटा सा एक होल्डर है, इसकी मदद से हम इस पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी मदद से हम प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इसमें हीट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हीट अगर बैलेंस नहीं रही या एयर बैलेंस नहीं रहा तो इसमें आपका क्या होगा, सीधे सीधे बायोस चिप खराब हो जाती है। छोटा सा पेस्ट लगा लेते हैं इस पर, ताकि इसको अच्छे से ये पकड़ सके। ठीक है, चलिए ये इस पे पेस्ट हो गई है। तो चलिए चलते हैं हमारी बायोस को प्रोग्राम करने, और प्रोग्राम करके देखेंगे क्या हमारा बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। तो चलती है, सबसे पहले हम डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और डेस्कटॉप पर इसको एक बार प्रोग्राम कर लेते हैं। प्रोग्रामर को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोग्रामर कनेक्ट हो गया है। याद रहे, जब भी आप बायोस को प्रोग्राम करें तो उसका बैकअप लेना ज़रूरी है। ठीक है, कोई पिन शायद कनेक्टेड नहीं है, आई थिंक ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कनेक्ट हो गई है। एक बार रीड कर लेते हैं। इस बात का हमेशा याद रखें, जब भी आप बायोस कर रहे हैं उसका पुरानी बायोस का बैकअप हमेशा रखें, ताकि एटलीस्ट उस कंडीशन में बोर्ड वापस आ सके। कई बार ऐसा होता है जो हम बायोस कर रहे होते हैं उससे हमारे बोर्ड की कंडीशन चेंज हो जाती है। हमारा बोर्ड पावर के केसेस में, सॉरी नो डिस्प्ले के केसेस में, और वो हो गया हमारा नो पावर। तो इसलिए बैकअप हमेशा लेकर रखें। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और फोल्डर यहाँ पर है, ये मेरे पास टेस्टेड डेटा है, इसको मैं एक बार राइट करता हूँ। ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये कुछ बायोस जो है थोड़ा बड़ा साइज है। थोड़ा बड़े का मतलब ये है अब तक की सबसे बड़ी बायोस यही है 32 MB की। इससे बड़ी अभी तक बायोस लैपटॉप में नहीं आई है। थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये राइटिंग हो रही है और राइटिंग प्रोसेस एरर आ गया है, इसमें कुछ मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। आई थिंक इसकी पिंस वगैरह शायद, ओह सॉरी, मैंने इस होल्डर को प्रेस नहीं किया था, इस होल्डर को दबाना भूल गया, इसके कारण मैं दोबारा से बैकअप ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पर फिर से एरर आ गया ये। ठीक है, मैंने हल्का सा प्रेस किया है, शायद कोई पिन इसकी ड्राई रह गई होगी। दोबारा से बैकअप ले ले रहा हूँ एक बार। ये होल्डर जो है यहाँ पर थोड़े कामयाब नहीं है, क्योंकि ये जो है WSON जो बायोस चिप है वो थोड़ी सी, आपको मैं बता दूं, हल्का सा हीट लगने पर ये बायोस चिप जो है खराब हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि इस पर जो हीट लगे वो प्रॉपर तरीके से रहे, मतलब हीट का टेम्परेचर ज़्यादा ना रहे। अगर हीट ज़्यादा रहेगी तो भी आपकी बायोस चिप खराब हो जाएगी। केवल WSO8 की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो SOP8 वाली जो बायोस है उनके अकॉर्डिंग ये बायोस जल्दी ख़राब होती हैं।
एक से दो बार अगर इसको आपने प्रोग्राम किया तो ये कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका टेम्परेचर, आपको हीट का जो टेम्परेचर है वो सही रखना होगा। ठीक है, राइट सक्सेसफुल हो गया है, ऑटो वेरीफाई हो रहा है। जस्ट ये और हो जाएगा तो मेरी बायोस जो है एटलीस्ट प्रोग्राम हो जाएगी। देन उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा बोर्ड प्रॉपर ऑन हो पाया है या नहीं। ठीक है, राइट प्रोसेस हो गया है। इसे मैं निकाल लेता हूँ, इसको मैं साइड रख देता हूँ और चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। एक बार बाईस चिप को क्या करेंगे, हम इसको निकाल कर अपने मदरबोर्ड पर लगा कर देखते हैं एक बार। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बायोस चिप का टेम्परेचर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बायोस चिप जो है हमने निकाल ली है। यहाँ पर फोल्डर को यहाँ रख लेते हैं और मदरबोर्ड को हमारे यहाँ पर ये रख लिया है। एक नंबर पिन इसकी इस साइड है, मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर एक नंबर है। और बायोस को हल्का सा इसको मैं ये कर लूँगा और अच्छा रहेगा आप इसके पर हल्का सा पेस्ट अगर लगा लेंगे तो अच्छे से ये इस पर टेम्पर्ड हो जाएगी बायोस, मतलब अच्छे से इसके ऊपर सोल्ड हो जाएगी। ठीक है, बायोस चिप जो है लगभग लग चुकी है और अब देखेंगे क्या हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ है या नहीं, क्योंकि पहले क्या था, बोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से। चलिए मैं एक बार डीसी को भी कनेक्ट कर लेता हूं। चलिए मैं एक बार डीसी को भी कनेक्ट कर लेता हूं। डीसी कनेक्ट कर ली है और थोड़ा सा ठंडा होने दूंगा इसे और मैं हल्का सा इसको पावर कनेक्ट करूंगा। जी हाँ, मैंने ये लेनोवो की आइडिया पैड वाली केबल यहाँ पर कनेक्ट कर दी है और अब मैं डीसी को एक बार ऑन करके देखूंगा और बोर्ड का क्या स्टेटस चेंज हुआ है। एक बार डीसी को ऑन करता हूं। कुछ स्टेटस चेंज हुआ, बायोस मैंने की है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 10th और 11 जनरेशन हीट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस पर हीट सिंक का आपने ख्याल नहीं रखा तो डिस्प्ले नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं चलिए पहले एक बार इसका हीट सिंक का जुगाड़ कर लेता हूँ, क्योंकि बिना हीट सिंक के इस पर डिस्प्ले आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये मैं बता दूं 10 और 12 जनरेशन या 11 जनरेशन के जो बोर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट होते हैं। इनमें अगर आप सोचें कि बिना हीट सिंक के मैं डिस्प्ले ले आऊँ तो ऐसा नहीं होगा। हल्का सा मुझे पेस्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि ये ठंडा हो सके। और आपके पास कोई पुराना अगर सीपीयू जो ख़राब हो उस टाइप का कुछ ऐसे उल्टा करके रख लीजिए ताकि आपका हीट सिंक का काम कर सके। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यूएसबी नहीं है, टाइप यूएसबी नहीं, टाइप सी टाइप का इसमें है, यूएसबी नहीं है इसके अंदर। तो मुझे यहाँ पर एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा यूएस सी टू यूएसबी। तो मुझे हल्का सा रुकना पड़ेगा कनेक्टर लाने के लिए। तो मैं कनेक्टर लेकर आता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर ये छोटा सा कन्वर्टर है जिसे टाइप सी टू यूएसबी कहते हैं, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना जो इक्विपमेंट जिससे मैं डिस्प्ले देखता हूँ उसे भी कनेक्ट करता हूँ। याद रखिएगा नए जनरेशन के बोर्ड है, इनमें बोर्ड 2 से 3 बार जब रीस्टार्ट होंगे तब आपका बोर्ड में डिस्प्ले आएगा।
याद रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 10 और 12 जनरेशन में हीट सिंक अगर नहीं लगी है तो पॉसिबल नहीं है आपका डिस्प्ले आ जाए। अगर हीट सिंक नहीं होगी तो बोर्ड ऑन तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा ओवर हीटिंग के कारण। ठीक है, डीसी का एम्पेयर इसने कुछ ठीक ठाक ले रहा है, ऑन बोर्ड रैम है, देख लेते हैं। ये हीट बहुत तेजी से होते हैं प्रोसेसर, इनको हीट अगर सही से प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हुई तो डिस्प्ले नहीं आता है। ठीक है, मेरा हाथ गर्म होने लग रहा है, एक बार रीस्टार्ट हो चुका है बोर्ड। ठीक है, ऑन हो जा, जल्दी से ऑन हो जा भाई। ठीक है, ऑन हो गया। मेरे यहाँ पर देखिए डिस्प्ले आ चुका है, यहाँ पर मेरा हाथ बहुत गर्म हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉपर यहाँ डिस्प्ले आ चुका है। मेरा हाथ बहुत गर्म हो रहा है, मैं मशीन को बंद कर देता हूँ। तो आपने देखा कि क्विक काम करने का तरीका मैंने आपको किस तरीके से बताया कि काम आप कर सकते हो क्विकली। मतलब अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं, बोर्ड रिपेयर करना चाहते हैं फास्टली, तो आपको सीक्वेंस को समझना होगा। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस यही है, अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग जनरेशन के हिसाब से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जनरेशन का सीक्वेंस अलग है। फर्स्ट जनरेशन का अगर सीक्वेंस को मैं लूं तो उसमें जीएफएक्स पहले बनती है, जबकि सेकंड जनरेशन से लेके तमाम जितने भी जी बोर्ड आए हैं अब तक के, उनमें जीएफएक्स बाद में बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट के अलावा सेकंड जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक का लगभग सेम ही सीक्वेंस है वोल्टेज लेवल का। यहीं पे 6 जनरेशन से लेके 10 जनरेशन तक का सीक्वेंस इक्वल रहता है लगभग। अब जो 12 और 11 जनरेशन सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस चेंज है। तो इसके लिए आपको समझना होगा स्कीमेटिक। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से इसको समझा जाता है, किस तरीके से पावर सीक्वेंस के हिसाब से मदरबोर्ड को रिपेयर किया जाता है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को। और अगर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी होती है तो आप डायरेक्ट कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर किसी तरह की कोई इंक्वायरी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।